हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10th आईएसएससी फिजिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स के सुनहरे सफर में। जिस सफर की शुरुआत हम पिछले एक वीडियो में कर चुके हैं। पिछले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फोर्स जिससे हम पहले भी रूबरू हो चुके हैं, जिससे हमारी पहले भी जान पहचान रह चुकी है, जो एक ऐसा अहम रोल प्ले करता है किसी भी बॉडी के सफ़र को शुरू करने में या सफ़र को रोकने में। सफ़र यानी किसी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने में या रेस्ट से मोशन में लाने में फोर्स एक अहम रोल प्ले करता है। फोर्स किसी के सफ़र को रोक भी सकता है और किसी के सफ़र को शुरू भी कर सकता है। उस फोर्स के बारे में हमने एक नई जानकारी प्राप्त करी। वो ये था कि फोर्स को एक ऐसी दिशा दे दी जाए, अगर एक स्पेसिफिक दिशा में फोर्स को लगाया जाए तो फोर्स एक नए टर्मिनोलॉजी को जन्म देता है जिसका नाम होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी फोर्स किसी को रोटेट भी करा सकता है। ऐसा नहीं कि फोर्स किसी को सीधे चलने में मजबूर कर सकता है, ऐसा भी है कि फोर्स जो है वो किसी बॉडी को रोटेट भी करा सकता है। और फोर्स किसी बॉडी को रोटेट करा सकता है, इसका जीता जागता सबूत हमें कहाँ से मिलता है? जब हम अपने रूम के दरवाजे को खोलते हैं, जब हम अपने बाथरूम के दरवाजे को खोलते हैं, जब हम अपने मेन गेट के दरवाजे को खोलते हैं, जब हमने रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोलते हैं, जब हम अपने नल को खोलते हैं, जब हम बॉटल को खोलते हैं, जब हम तराजू को देखते हैं, तो भी ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जो तराजू के एक एंड को नीचे खींच रही है तो एक एंड को ऊपर खींच रही है। यानी अगर बॉडी को एक जगह से बांध दिया जाए, उसको एक जगह से फिक्स कर दिया जाए और उस पर परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगाया जाए तो वो बॉडी रोटेट कराई जा सकती है। और फोर्स के इसी प्रभाव को, इसी इफेक्ट को बोला गया टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और इसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को नाम दिया गया मूवमेंट ऑफ फोर्स। और किसी बॉडी में कितना रोटेटरी इफेक्ट पैदा करा जा सकता है, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि उस पर फोर्स कितना लगाया जा रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से, फिक्स्ड पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। ये दोनों फैक्टर को अगर एनालाइज करा जाए तो एक बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम। तो हमने देखा कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जो मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स पर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। फोर्स अगर आप ज्यादा करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपको दरवाजे को आसानी से खोलना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप ज्यादा फोर्स लगा दें और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम कर दें। दूसरा, या आप ऐसा काम कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा, या फोर्स बढ़ा देंगे तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा। लेकिन आसान काम ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति उतना ही फोर्स लगा सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। कोई अपनी कैपेसिटी से बाहर किसी पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कुछ चेंज कर दीजिए। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में चेंज करने का कारण ही यही है कि आप जब अपने दरवाजे को देखते हैं तो दरवाजे का हैंडल फिक्स्ड एंड की तरफ नहीं लगा होता है, पाइवोटेड एंड से पास में नहीं होता है, पाइवोटेड एंड से दूर एक किनारे दूसरे एंड पर लगा होता है उस दरवाजे का हैंडल। क्योंकि जब आप हैंडल को आपने दूर कर दिया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के बीच डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा हो जाएगा और फोर्स उतना आपको कम लगाना पड़ेगा। यही कारण है, चाहे वो आपके रूम का गेट हो, चाहे रेफ्रिजरेटर का गेट हो, चाहे बाथरूम का गेट हो, चाहे मेन गेट हो, चाहे ये जितनी भी चीजें हैं, और चाहे आपने एक चक्की को देख रखा हो घरों में जिसमें दाल वगैरह पीसी जाती है, उसका भी जो हैंडल होता है वो दूर कहीं लगा होता है।
बीच में नहीं लगा होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने से आपको ये सहूलियत मिल जाती है कि आप कम फोर्स लगाकर भी ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से किसी चीज़ को रोटेट करा सकते हैं। इसीलिए रेंच के हैंडल जिससे आप नट खोलते हैं उनके भी जो आर्म होते हैं वो लंबे होते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टर्निंग इफेक्ट अपने आप बढ़ जाएगा और आपको कम फोर्स लगाना है, कम फोर्स लगा के आप उसमें ज़्यादा रोटेटरी उसे आसानी से रोटेट करा सकते हैं। तो ये हमने डिपेंडेंसी देखी टॉर्क की फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो यानी अगर आपको कम फोर्स लगाना है तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। ठीक है बात। अच्छा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स से हम किसी बॉडी को दो तरीके से रोटेट करा सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर इसको हमें रोटेट कराना है, इस पर्टिकुलर मार्कर को रोटेट कराना है, तो मैं यहाँ पर ये है इसका फिक्स्ड एंड, मैंने इसको पकड़ लिया यहाँ से, और ये इसका फ्री एंड है। यहाँ फ्री एंड पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये या तो इधर जा सकता है, और या इधर से एंड पे फोर्स लगा दूंगा तो ये इधर पे जा सकता है। तो ये ऐसे रोटेट कर, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये लाइन ऑफ एक्शन जिस एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अब जिस एक्सिस के अलॉन्ग भी ये रोटेट करेगा और लाइन ऑफ एक्शन के बीच जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो कोई भी बॉडी दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बॉडी का जो रोटेटरी मोशन हो सकता है वो तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, और साइन कन्वेंशन के लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स को हमें लेना है पॉजिटिव। ऐसा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराए, रोटेट कराए, उसको हमें पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज जो मूव कराए उसको हमने नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। ठीक है, ठीक। अब आगे अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम, आगे है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो स्टेट है बॉडी की जब उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस और सारे मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का रिजल्ट नेट फोर्स जो हो जाए वो जीरो हो जाए और नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाए। कहने का मतलब अगर किसी बॉडी पर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं या जितने भी मूवमेंट ऑफ फोर्स हैं वो उसकी स्टेट को, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में, चाहे वो मोशन लीनियर मोशन भी हो सकता है, वो मोशन रोटेटरी मोशन भी हो सकता है, अगर उस पर लगाए जाने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी मूवमेंट ऑफ फोर्स हैं, वो उसकी स्टेट में कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अभी खड़ा हुआ हूं तो मेरे पर भी कोई फोर्स लग रहा होगा, लेकिन मेरी स्टेट जो मैं रुका हुआ हूं वो चेंज नहीं हो रही है, तो यानी मैं इक्विलिब्रियम स्टेट में हूं। ये बोर्ड जो है वो यहाँ पर रुका हुआ है, इस पर लगने वाले बहुत सारे फोर्स हो रहे होंगे, एयर के मॉलिक्यूल इस पर धक्का दे रहे होंगे, इसका वेट नीचे लग रहा होगा, इस पर रिएक्शनरी फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो ये सारे फोर्सेस इस पे कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट वैसी की वैसी बनी हुई है, तो कहा जाएगा कि ये बोर्ड भी क्या है? इक्विलिब्रियम में। कोई भी टेबल पर कोई बुक रखी हुई है, बुक उस पर अपना वेट लगा रही है और टेबल उस पर रिएक्शनरी फोर्स लगा रही है, लेकिन उसकी रेस्ट में, स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो जैसा का था वैसा बना हुआ है, यानी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो यानी जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसके अगर स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर वो मोशन में है तो वो मोशन ही करता जा रहा है, और वो अगर स्टेट रेस्ट में है तो रुका ही हुआ है, तो ऐसी स्टेट, बॉडी की ऐसी स्टेट को हम लोग कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब रेस्ट से रिलेटेड है, यानी बुक जो टेबल पर रखी हुई है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट पर थी तो रेस्ट पर ही है, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब कोई चीज मोशन में है और स्टिल वो मोशन ही करते जा रही है, इसके बावजूद कि उस पर बहुत सारे फोर्स या बहुत सारे मूवमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। जैसे इस मार्कर को एक फोर्स यहां से लगाया जाए और एक फोर्स यहां से लगाया जाए,
एक फोर्स इधर, एक फोर्स इसको नीचे ले जा रहा है, एक फोर्स इसको ऊपर ले जा रहा है, तो क्या ये बॉडी, क्या ये मार्कर कहीं मूव कर पाएगा? मैं, ये मेरा हाथ इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, ये मेरा हाथ इसको नीचे ले आना चाह रहा है, तो क्या कभी भी ये बॉडी रोटेट करेगी? ये मेरा हाथ जो है वो इसको इधर ले आना चाह रहा है और ये वाला इधर ले आना चाह रहा है, तो कभी भी ये बॉडी कहीं रोटेट कर पाएगी? नहीं रोटेट कर पाएगी। तो यानी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, जैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी मोशन कर रही हो लेकिन उस पर फोर्स ना लग रहा हो। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। कब? कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, वही एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उस पर लगने, उस पर फोर्स भी क्या, फोर्स क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो, तो फोर्स उस पर क्या हो जाएगा? जीरो हो गया, यानी वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल रेन ड्रॉप, जो बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं वो मोशन में है लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, इसलिए उन पर कोई भी फोर्स नहीं लगता, इसलिए वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रुकी नहीं हुई है, चल रही हैं, लेकिन उनके मोशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी नेट फोर्स जो उन लग ही नहीं रहा है, नेट फोर्स जीरो है। इसी तरीके से कोई एरोप्लेन चल रहा है तो एरोप्लेन नीचे, एरोप्लेन के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है तो वो एयर रेजिस्टेंस भी उस पर लग रहा है, उसका वेट नीचे लग रहा है, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाह रही है, लेकिन फिर भी वो मोशन करता चला जा रहा है, यानी उस पर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स या नेट फोर्स जो है वो जीरो है, इसलिए वो किस में है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पे लगने वाले सारे नेट फोर्स और सारे मूवमेंट ऑफ फोर्स, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में है। क्या बात क्लियर है? जैसे अगर दो फोर्सेस नीचे ही लगाए, एक मूवमेंट ऑफ फोर्स, एक फोर्स लगाऊं जो इसको इधर खींचना चाह रहा हो और एक फोर्स लगाऊं जो इसको इधर खींचना चाह रहा है, तो ये दोनों ही क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट